है ये यहाँ पर इतनी चिल्ला चोट क्यों हो रही है। नैनी उससे बोलती है क्या मैंने पहले ये नहीं बताया था कि परसों सुप्रीम एल्डर का 70th बर्थडे सेलिब्रेशन है। ये बात सुनकर अपना एमसी हैरान होकर बोलता है हाँ मैं तो भूल गया था। तभी नैनी उससे बोलती है क्या आप ठीक रहोगे। अपना एमसी बोलता है आप किस बारे में बात कर रहे हैं। वो उससे बोलती है आपको आपकी ब्रदर्स का सामना करना होगा, ये आपके लिए अभी भी टफ होगा। ये बात सुनकर अपना एमसी उनसे बोलता है टफ क्या बात कर रही हो नैनी, आपको क्या लगता है आपको किसके बारे में चिंता करनी चाहिए। जिनको चिंता होनी चाहिए वो लोग है। नैनी बोलती है वो लोग। अपना एमसी बोलता है हाँ, और वो फिर अपने एमसी की ओर देखते हुए अपने मन में सोचती है आखिर उस इंसिडेंट के बाद यंग मास्टर इतना चेंज कैसे हो गए। और फिर उससे बोलती है क्योंकि यंग मास्टर इतने एक्साइटेड है तो मैं किसी से भी पीछे नहीं रह सकती, मैं गिफ्ट्स का ध्यान रख लूंगी, इसलिए बिना चिंता के जाओ। उनकी बात सुनकर अपना एमसी बोलता है गिफ्ट्स, लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं है। नैनी उससे बोलती है कौन कहता है कि सब कुछ पैसों से खरीदा जा सकता है, जो आउटफिट तुमने पहना है वो भी मैंने बनाया है। ये सुनकर अपना एमसी हैरान हो जाता है और फिर वो सोचता है ये अभी भी इस टाइम सरप्राइजिंग था, लोगों के प्यार और मुझे ऐसे ही फॉलो करते देखना। और वो फिर उन दोनों से बोलता है अच्छी बात है, हमारे डिपेंडेबल नैनी और यून के साथ मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं सेफली रिटर्न करूंगा। नैनी बोलती है हाँ मैंने सुना है कि 9 ग्रेड सेक्ट्स के फेमस फिगर भी सुप्रीम एल्डर के 70th बर्थडे सेलिब्रेशन को अटेंड करेंगे। अगर आप उनकी नजरों में आ जाओ तो आपको उनका डिसाइपल बनने का मौका मिल सकता है। ये सुनकर अपना एमसी बोलता है 9 ग्रेड सेक्ट्स वो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर कोई चिल्ला रहा होता है यंग मास्टर 70th बर्थडे सेलिब्रेशन का दिन आ गया है। और हम देखते हैं ये नैनी होती है जो उसको तैयार कर रही होती है। उनको इस तरह देखकर अपना एमसी उनसे बोलता है नैनी क्या आप कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो। नैनी उससे बोलती है ऑफ कोर्स यह ये दिखाने का दिन है कि हमारे यंग मास्टर कितना बदल गए हैं, क्या आप सबको सरप्राइज कर दोगे। उनकी बातें सुनकर अपना एमसी उनसे बोलता है लेकिन नैनी आप हमेशा कहती है कि मैं सबसे कूलेस्ट हूँ। उसकी बात सुनकर पीछे से यून बोलता है नहीं आप बहुत चेंज हो गए हो, आपकी आंखें बहुत इंटेंस हो गई है, आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो गई है और आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो। उसकी ये बातें सुनकर अपना एमसी उससे बोलता है वेल मुझे बदलना होगा क्योंकि ऐसे लोग हैं जो मुझ में बिलीव करते हैं फ्यूचर में सिर्फ मेरी अपीयरेंस में ही नहीं बल्कि बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आज पहला कदम है, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या होगा या क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन आप दोनों क्या आप फ्यूचर में भी मुझ पर बिलीव करना और मुझे फॉलो करना कंटिन्यू रखोगे। उसकी बात सुनकर नैनी बोलती है बेशक यंग मास्टर। यून बोलता है आप जहाँ भी जाओगे हम आपको फॉलो करेंगे। फिर अपना एमसी वहाँ से जाते हुए बोलता है ऑल राइट देन लेट्स गो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अपना एमसी और यून बाहर आ जाते हैं और वो सड़क पर होते हैं और कहीं जा रहे होते हैं। उनको देखकर वहाँ पर लोग बात कर रहे होते हैं ये तो 4th यंग मास्टर है ना, उन्हें यहाँ पर क्या खींच लिया आया। उन्होंने तो खुद को अपने क्वार्टर्स में बंद कर लिया था। चुनशियोक ने कहा कि उसकी पर्सनालिटी थोड़ी चेंज हो गई है। कोई बंदा बोलता है तो भी कोई पर्सन इतनी आसानी से चेंज कैसे हो सकता है। और ये बातें वो दोनों सुन रहे होते हैं। उनकी बातें सुनकर अपना एमसी यून से बोलता है ये रास्कल्स मैं इनकी बातें सुन सकता हूँ। यह सुनकर यून उससे बोलता है ये यंग मास्टर अब ठीक तो है। अपना एमसी बोलता है इसके बारे में चिंता मत करो, ये सच है कि मैंने एक पैथेटिक लाइफ जी है। तभी उनके सामने कोई आ जाता है और वो उनसे बोलता है तुम चेंज हो चुके हो, इसके बारे में जो रूमर्स है वो स्प्रेड हो रहे हैं तो ये सच है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि अपने एमसी के सामने एक व्हाइट ड्रेस वाला बंदा आया होता है। उसको देखकर अपना एमसी सोचता है ये बंदा जरूरी शौक मानहो है। फिर मानहो उससे बोलता है वेल ये सुप्रीम एल्डर का बर्थडे है इसलिए ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था कि तुम अपने क्वार्टर में छुपे रहो। उसकी बातें सुनकर अपना एमसी उसके साइड में तलवार रखते हुए उससे बोलता है क्या तुम हमेशा ऐसे ही रूठ रहते हो, मैं 4th यंग मास्टर हूँ जबकि तुम 5th यंग मास्टर हो। उसकी बात सुनकर वो बंदा बोलता है हमारे बीच बस 1 महीने का डिफरेंस है और क्या तुम हमारे फैमिली के योग्यता के प्रिंसिपल को भूल चुके हो। उसकी बात सुनकर अपना एमसी उसे टोंट मारते हुए बोलता है ज्यादा से ज्यादा तुम बस एक सेकंड रेट वॉरियर हो। उसकी बात सुनकर वो बंदा गुस्सा हो जाता है और उससे बोलता है मेरी एज में सेकंड रेट वॉरियर होना नेसेसरली बुरा नहीं है और तुम्हारे कंपेयर में जो बस इधर उधर घूमता रहता है मुझे लगता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर अपना एमसी उससे बोलता है तुम जरूरी जानते हो कि लाइन में कैसे खड़ा होना होता है। उसकी इस बात से उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और अपने एमसी पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। बट अपना एमसी उससे बोलता है क्या तुम इतने इंपॉर्टेंट दिनों में मुझसे फाइट करने का प्लान बना रहे हो। यहाँ पर बहुत से लोग हमें देख रहे हैं। जो सुनकर वो भी इधर उधर देखता है और सच में वहाँ पर लोग उनको देख रहे होते हैं। फिर अपना एमसी उसकी जली पर नमक छिड़कते हुए उससे बोलता है मैं जल्द ही कुछ समय निकालूंगा, चलो फिर करते हैं। खैर कल भी ठीक है। जिस बात से वो बंदा और भी चिढ़ जाता है लेकिन वो कर भी क्या सकता है, अपने गुस्से को पेट में उतार कर वहाँ से जाने लगता है। अपना एमसी उससे बोलता है चिंता मत करना हाँ। और वो फिर मुस्कुराते हुए सोचता है मुझे ये सिग्नल देने के लिए एक चिंगारी की जरूरत थी कि मैं बदल गया हूँ। वो
कोई बुरी चॉइस नहीं है, वो एवरेज है, लेकिन शियोक फैमिली में उसकी रेपुटेशन खराब नहीं है और मुझे अपना एक स्कोर सेटल करना है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं एक जगह को जहाँ पर बहुत सारे लोग गैदर हुए होते हैं और हम देखते हैं कि अपना एमसी और यून भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वहाँ का नजारा देखकर यून बोलता है ये बहुत इमेंस है, ये लास्ट ईयर से भी ज्यादा लगता है। उसकी बात सुनकर अपना एमसी बोलता है क्या ऐसा है? फिर वहाँ पर कुछ लोगों को देखकर अपना एमसी बोलता है यहाँ मुरिम 5 फ्लावर और यहाँ तक कि सेंट्रल प्लान्स से टॉप 10 ग्रेट स्कॉट एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग जोंगनन और माउंट हुआ से भी आए हैं। और फिर वो बोलता है वे जरूर ही काफी प्रेस्टिजियस फैमिली से होंगे। यून बोलता है ये सुप्रीम एल्डर के हाई स्टेटस के कारण है। एनीवे इतने सारे गेस्ट के साथ ऐसा लगता है कि हमें काफी देर तक इंतजार करना पड़ेगा। तभी अपना एमसी यून से बोलता है इसमें कोई मदद नहीं कर रहा, फैमिली रिलेशन के बारे में बात करना मेनली डायरेक्ट डिसेंडेंट्स पर लागू होता है। उसकी बात सुनकर यून बोलता है नहीं मेरा ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन अपना एमसी बोलता है मैं बस एक फैक्ट बता रहा हूँ। और वो फिर सामने की ओर देखते हुए बोलता है वेल लकीली टाइम पास करने के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज है। उसकी बात सुनकर यून बोलता है यंग मास्टर क्या आप शियोक मिन्हाओ के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे वो अदर यंगर जनरेशन से डरा हुआ है? अपना एमसी बोलता है यहाँ तक कि दूसरे डायरेक्ट डिसेंडेंट भी सेम लगते हैं, कुछ देर पहले ही उसी पूरी तरह से फायर कर दिया था। तभी वहाँ पर कोई बोलता है हो इसे देखो ये सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग दिखता है ना? तभी हम देखते हैं अपने एमसी के पीछे तो दद्दू आ जाते हैं। उनमें से एक दद्दू अपने एमसी को देखते हुए बोलते हैं ये ज्यादातर यंगर जनरेशन से बेटर है और वो घूर घूर कर उसे देख रहे होते हैं, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देख लेते हैं। तभी अपना एमसी उनसे बोलता है दद्दू क्या हुआ? तभी उन दद्दू को भी रियलाइज होता है कि वो क्या कर रहे थे और फिर ये ब्लू वाले दद्दू उससे बोलते हैं ये बुरा था, हम बहुत रूड थे। दूसरे वाले दद्दू बोलते हैं हम माफी चाहते हैं, आपकी एक्सेप्शनल फिजिक को देखकर आसान लगा। क्या आप शियोक फैमिली हेड के ब्लड रिलेटिव हो? आपका नाम क्या है? आपकी मूवमेंट से ऐसा लगता है कि आपके पास एक सॉलिड फाउंडेशन है। क्या आप शायद कोई मार्शल आर्ट फैमिली से हो? आप कितने समय से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहे हो? उन दोनों दद्दू के इतने सारे सवालों से परेशान होकर अपना एमसी बोलता है मैं शियोक जिन्हो हूँ, द 4th यंग मास्टर ऑफ दिस शियोक फैमिली। और जो भी बाकी के क्वेश्चन आपने पूछे हैं उनका आंसर देने की मुझे कोई जरूरत नहीं लगती, दैट्स ऑल। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो दद्दू होन उसके रास्ते में आ जाते हैं और उससे बोलते हैं ऐसा लगता है कि आपको अभी भी नहीं पता कि हम कौन है। दूसरे दद्दू बोलते हैं हाँ कम ऑन हमसे पूछो। तभी अपना एमसी उनसे बोलता है मैं जानता हूँ आप दोनों माउंट हुआ सेक्ट और जोंगनांग सेक्ट के एल्डर्स हो। और फिर वो वहाँ से जाते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि आप लोग खो गए हो, आपको गाइड करने के लिए मेरे पास एक सर्वेंट है। उन दोनों एल्डर्स को अपने एमसी के सामने खड़े देखकर वहाँ पर लोग बात कर रहे होते हैं। वो दोनों तो माउंट हुआ और जोंगनांग सेक्ट के एल्डर्स है ना, उनके जैसे इम्पोर्टेंट पीपल्स के सामने ऐसा बनना। तभी उन एल्डर में से एक एल्डर अपने एमसी का अटेंशन गेन करने के लिए करते हैं। फिर वो उससे बोलते हैं तुम्हारे जाने से पहले मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, क्या तुम मेरे माउंट हुआ सेक्ट को ज्वाइन करना चाहोगे? हम तुम्हें डेफिनेटली मुरिम में टॉप नॉच मार्शल आर्टिस्ट बना देंगे। तभी वो दूसरे एल्डर भी आगे आते हुए उससे बोलते हैं नहीं हमारे जोंगनान सेक्ट में आओ, क्या तुमने हेवंस के अंडर 66 स्वॉर्ड के बारे में सुना है? तभी अपना एमसी उनसे बोलता है मैं किसी भी सेक्ट को ज्वाइन नहीं करना चाहता, आई एम सॉरी। तभी वो एल्डर उससे बोलता है अकेले ट्रेनिंग से किसी न किसी पॉइंट पर प्रॉब्लम हो सकती है, अगर तुम माउंट हुआ आते हो तो मैं पर्सनली तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप से स्वॉर्ड सेंड को डेवलप करने में हेल्प करूंगा। उनकी बात सुनकर अपने एमसी बोलता है आई एम सॉरी, मैं मार्शल आर्ट्स को मास्टर करने का इरादा रखता हूँ जिसे मैं करंटली स्टडी कर रहा हूँ। ये अच्छा होगा कि आप मुझ पर अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दे। तो उसकी बात सुनकर वो एल्डर बोलते हैं हे भगवान यकीन है कि तुम इसे मास्टर कर सकते हो, लेकिन एक रीजन है कि सुपीरियर मार्शल टेक्निक्स क्यों एग्जिस्ट करती है। क्या तुम जानते हो क्या कभी कोई इन्फीरियर मार्शल आर्ट टेक्निक्स से हेवंस के अंदर ग्रेड बना है? उनकी बात सुनकर अपने एमसी बोलता है ये मेरे लिए इनफ है, मुझे ग्रैंडपा को देखने जाना है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो दद्दू से रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अपना एमसी एकदम से उनके हाथ को डॉज कर लेता है, जो देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और उसको जाते देख बोलते हैं क्या इस बच्चे ने मेरे हाथ को डॉज कर लिया? तभी दूसरे दद्दू भी वहाँ पर आ जाते हैं, वो उससे बोलते हैं ओल्ड मैन ये जरूरी कोई कॉन्सिडेंस होगा, लेकिन अगर ये जानबूझकर उसने ऐसा किया तो वो जरूरी फ्यूचर में हेवंस के अंडर बहुत पावरफुल इंसान बनेगा। वो दद्दू बोलते हैं हाँ ऐसा ही लगता है, किसी भी केस में ये शर्म की बात है, मैंने इतने लंबे समय में इस तरह के टैलेंट को कभी नहीं देखा, मुझे सुप्रीम एल्डर को इस बच्चे के बारे में बताने की जरूरत है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं हमारे एमसी और यून को। अपना एमसी बोलता है मैंने किसी पॉइंटलेस चीज में फंस
फंसकर अपना टाइम बर्बाद किया है। यून उससे बोलता है, यंग मास्टर आर यू श्योर कि ये ठीक होगा? वो दोनों प्रेस्टिजियस सेक्ट के एल्डर्स थे। अपना एमसी बोलता है, इसके बारे में चिंता मत करो, मैं उनका डिसाइपल भी नहीं हूँ। यून बोलता है, खैर ये सच है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई बंदा आते हुए अपने एमसी से बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपना एमसी बोलता है, हेलो अंकल, मैं अपने टर्न का इंतजार कर रहा हूँ। फिर हमें उन्हीं अंकल को दिखा दिया जाता है। वो अंकल उससे बोलते हैं, क्या तुम कोई स्ट्रेंजर हो? आखिर तुम गेस्ट की लाइन में क्यों लगे हुए हो? और फिर वहाँ से जाते हुए उससे बोलते हैं, मुझे फॉलो करो। अपना एमसी उनसे बोलता है, क्या हम अभी उन्हें देख सकते हैं? अंकल उससे बोलते हैं, ऑब्वियसली तुम भी इस बात से अवेयर हो कि मैं भी एक ब्रांच फैमिली से हूँ। अपना एमसी और यून बोलता है, थैंक यू अंकल। और फिर अपना एमसी अंकल की ओर देखते हुए मन में सोचता है, इन्होंने पास्ट में मेरी ग्रीटिंग्स को इग्नोर करा, लेकिन अभी इनकी टोन सडनली चेंज हो गई। आई गेस ये इसलिए है क्योंकि माउंट हुआ और जोंगनांग सेक्ट के एल्डर्स ने मुझ में इंटरेस्ट दिखाया है। और वो फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, तो अब मैं बात करने लायक हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं एक और दद्दू को, और यही दद्दू सुप्रीम एल्डर है। हम देखते हैं एक बंदा उनको गिफ्ट देकर वहाँ से जाने लगता है और वो बंदा थोड़ा नर्वस होता है। फिर उसके जाने के बाद ग्रैंडपा बोलते हैं, यहाँ पर एक भी यूजफुल पर्सन नहीं है, यहाँ तक कि मर्चेंट्स के सो कॉल्ड इलाइट डिसेंडेंट्स भी मेरे सामने अपने डर को छुपा नहीं पाए। तभी उनके पास में एक बंदा आते हुए उनसे बोलता है, मिस्टर श्योक, म्यूंग वू और मिस्टर श्योक जिन्हों अंदर आने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं, उन्हें अंदर भेज दो। फिर वहाँ पर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। अंकल ग्रैंडपा को ग्रीट करते हुए उनसे बोलते हैं, सुप्रीम एल्डर जिन्हों अपनी रिस्पेक्ट को पेश करना चाहता है, इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आया। तभी अपने एमसी ग्रैंडपा को ग्रीट करते हुए उनसे बोलता है, हैप्पी बर्थडे। नैनी और यून ने आपके लिए इसे तैयार करने में मदद की है। और वो बॉक्स उनके हाथ में थमाते हुए उनसे बोलता है, ये कुछ भी असाधारण नहीं है। उस गिफ्ट को लेते हुए ग्रैंडपा सोचते हैं, यूजुअली कई लोग ये दावा करेंगे कि उन्होंने ये खुद से प्रिपेयर करा है। तभी वो उस बॉक्स को खोलते हुए उससे बोलते हैं, ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। शायद यही बात इसे और भी ज्यादा प्रीशियस बनाती है। और हम देखते हैं उस बॉक्स के अंदर एक कपड़ा होता है जिसको हाथ में लेकर ग्रैंडपा बोलते हैं, ये तो वंडरफुल है। फिर वो अपने एमसी को बोलते हैं, मैंने सुना है कि माउंट हुआ और जोंगनान के एल्डर्स ने तुम में इंटरेस्ट दिखाया है। अपना एमसी बोलता है, हाँ। ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम दोनों में से किस पर विचार कर रहे हो? अपना एमसी बोलता है, मुझे दोनों में ही इंटरेस्ट नहीं है। मैंने माउंट हुआ और जोंगनान के एल्डर्स को पहले ही कह दिया है कि मेरा करंट इंटेंशन जो मैं मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ उसे फुल्ली मास्टर करना है। उसकी बात सुनकर ग्रैंडपा हंसने लगते हैं और उससे बोलते हैं, तो तुमने अपने एम्बिशंस को मुरिम वर्ल्ड पर सेट कर लिया है? उनकी बात सुनकर अपना एमसी बोलता है, उतने समय के लिए लाइफ हमेशा प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती, लेकिन एक का होना अभी भी जरूरी है। फिर ग्रैंडपा उससे बोलते हैं, क्या तुम्हें मेरे असिस्टेंस की जरूरत है ग्रैंडसन? अपना एमसी बोलता है, इस समय नहीं। ग्रैंडपा बोलते हैं, अच्छा ऐसा है, हम इस बारे में अगली बार बात करेंगे। फिर जिन्हों उन्हें ग्रीट करते हुए उनसे बोलता है, तो मैं अब चलता हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ग्रैंडपा सोचते हैं, मुझे आश्चर्य हुआ कि किस तरह का बच्चा माउंट हुआ और जोंगनान दोनों का अटेंशन अट्रैक्ट करेगा। मेरी प्रेजेंस में भी उसने नर्वसनेस का कोई भी साइन नहीं दिखाया। ऐसा लगता है कि वो कोई है जिसे मैं परखना चाहता हूँ। तभी वो बोलते हैं, स्वॉर्ड एम्परर, क्या तुम यहाँ हो? तभी उनके सामने एक बंदा आ जाता है और उनसे बोलता है, क्या आपने मुझे बुलाया? फिर ग्रैंडपा उससे बोलते हैं, वो लड़का जिन्हों जो यहाँ से अभी अभी गया है उस पर नजर रखो। वो बंदा बोलता है, ठीक है सुप्रीम एल्डर। ग्रैंडपा सोच रहे होते हैं, उसे ऑब्जर्व करके हम देखेंगे कि क्या उसके पास शोक फैमिली को टेक ओवर करने का पोटेंशियल है। फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी और यून बाहर आ चुके होते हैं। अपना एमसी उससे बोलता है, आखिरकार उस परेशानी वाले काम से निपट ही लिया। उसकी बात सुनकर यून उससे बोलता है, यंग मास्टर केयरफुल रहिए, अगर कोई आपकी बात सुन ले तो क्या होगा? अपना एमसी बोलता है, कौन ही सुनेगा। तभी हम देखते हैं कि अपने एमसी के सामने एक बंदा आ जाता है जो उससे बोलता है। अपना एमसी उसको देखकर बोलता है, अब ये क्या है? ये सुनकर वो बंदा उस पर चिढ़ते हुए उससे बोलता है, तुम ये किसे बोल रहे हो? फिर उससे अपना एमसी बोलता है, तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? एक तरफ हट नहीं रहे। वो बंदा बोलता है, मुझे लगा कि हम अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। अपना एमसी बोलता है, बातचीत? तुम ऐसे दिख रहे हो कि जैसे तुम लड़ाई करने आए हो। क्या तुम हेबे प्रोविंस के ये फैमिली से ये जोंगक हो? तभी हम देखते हैं उन दोनों को देखकर वहाँ पर लोग बात कर रहे होते हैं। ये सही लगता है, लेकिन वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? दूसरा बंदा बोलता है, दोनों के बीच का माहौल नॉर्मल नहीं लग रहा। फिर यून अपने एमसी से बोलता है, यंग मास्टर, क्या मुझे वॉरियर्स को बुलाना चाहिए? जिन्हों उससे बोलता है, शांत रहो, लगता है उसे मुझसे कोई इश्यू है। ऐसा लगता
लगता है कि उसे जलन हो रही है कि मैंने माउंट हुआ और जोंग नान की अटेंशन को अट्रैक्ट कर लिया, इसीलिए वो मुझे हरा कर उनका अटेंशन अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहता है। उसकी इस बात से वो बंदा चिढ़ गया होता है और उससे गुस्से में बोलता है मैं जेलस हूँ, ऐसी बकवास मत करो। अपना एमसी उससे बोलता है जब तक कि ये उस रीजन से ना हो तो अचानक लड़ाई क्यों शुरू कर दी। उसकी ये बात सुनकर वो बंदा गुस्से में अपना पंच बनाता है और अपने एमसी पर अटैक कर देता है, बट अपना एमसी तो आराम से उसको डॉज कर लेता है और अपने मन में सोचता है सो इमेच्योर, ऐसे प्रोवोकेशन में फंसना। और वो ये कहने के साथ उसमें एक चमाट मारता है जिसके कारण वो जमीन पर अपने मुंह के बल गिरता है। और फिर अपना एमसी उससे बोलता है तुम्हें सरप्राइज होना चाहिए, मैंने जिसने अभी अभी मार्शल आर्ट को सीखना शुरू किया है उस अटैक को ब्लॉक करके तुम्हें सरप्राइज कर दिया होगा, है ना। अब बहुत ज्यादा सरप्राइजेस हो गए, तुमने किसी के यार्ड में फाइट शुरू कर दी है, अब तुम्हें इसके लिए प्रिपेयर होना होगा। ये सुनकर वो बंदा गुस्सा करते हुए और उसकी ओर आगे बढ़ते हुए उससे बोलता है तुमने क्या कहा, तुम सिर्फ इसीलिए घमंडी हो रहे हो क्योंकि तुमने मेरे अटैक को डॉज कर लिया। तभी अपना एमसी उस पर अटैक करते हुए उससे बोलता है याद रखना ये सेल्फ डिफेंस है और जब मैं तुमको मारूं तो बुरा फील मत करना। उसकी स्पीड को देखकर वो बंदा भी हैरान हो जाता है और अपने एमसी का पंच सीधे उसके थोड़े पे जाकर लगता है, लेकिन फिर भी वो कहाँ मानने वाला, वो वापिस से उस पर अटैक करने के लिए आता है। उसको देखकर अपना एमसी सोचता है तो तुम कह रहे हो कि तुम इतनी आसानी से हार नहीं मानोगे, हालांकि कितना ट्राइवल, ऐसी क्रूड, इग्नोरेंट और प्रिडिक्टेबल मूव्स। और ये सोचने के साथ वो उस बंदे के अटैक को डॉज भी कर रहा होता है। फिर वो बंदा हैरानी के साथ उससे बोलता है तुमने मेरे अटैक को 3 बार डॉज करा। अपना एमसी उससे बोलता है तुम्हारे मूव्स काफी विजिबल थे, अगर मैं उसे डॉज भी नहीं कर पाता तो मैं पागल कहलाता, जो कि मैं नहीं हूँ। और अपने एमसी ने उसकी ये बेइज्जती कर दी थी तो आसपास के लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसके कारण उस बंदे को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। देन वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उस पर अटैक करते हुए बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसको इस तरह देखकर वो बंदे बोलते हैं इसने भी स्वॉर्ड को बाहर निकाला, कोई वॉरियर्स को बुलाओ। तभी अपना एमसी भी उसको देखता है और सीधे अपनी किक से उसके हाथ पर अटैक करके उसके हाथ से स्वॉर्ड को छुड़वा देता है, जो देखकर वो बंदा पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और फिर अपना एमसी उससे बोलता है तुम कहाँ देख रहे हो, और इसी के साथ वो उसके फेस पर एक जोरदार पंच जड़ देता है जिसके कारण वो बंदा दूर फेंका गया होता है और फिर वो बंदा कहीं तो जाके टकराता है। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी को जिसने उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लिया होता है, उसको देखकर लोग बात कर रहे होते हैं ये जुंगाक बहुत टाइम से मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस कर रहा है, और जबकि श्योक फैमिली के 4th यंग मास्टर ने अभी अभी मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करना शुरू करा है और वो इतने आगे बढ़ गए, वो जरूरी कोई मार्शल प्रोडिजी होंगे। दैट्स व्हाई माउंट हुआ और जोंग नांग सेट के एल्डर्स का ध्यान इन पर गया। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वॉरियर्स आ जाते हैं। वो वहाँ पर आने के साथ बोल रहे होते हैं यंग मास्टर क्या आप ठीक है। अपने एमसी बोलता है हाँ जैसा कि तुम देख सकते हो। तभी वो वॉरियर्स उस बंदे को घेर कर खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण वो बंदा घबराने लगता है। फिर एक वॉरियर उससे बोलता है ये इंसिडेंट चुपचाप नहीं गुजरेगा, हमें इस सिचुएशन की गंभीरता के बारे में सीधे आपकी फैमिली से बात करनी होगी। तभी वहाँ पर हमारा एमसी बोलता है अरे रुको। वो बंदे पीछे पलटकर देखते हैं और बोलते हैं क्या हुआ यंग मास्टर। अपना एमसी बोलता है मैं इसे खुद से संभालना चाहूंगा, और फिर वो उस बंदे की गर्दन पर तलवार रख देता है, जिसके कारण वो बंदा घबराने लगता है। फिर अपना एमसी उससे बोलता है अगर तुमने तलवार निकाली तो तुम भी कटने के लिए तैयार रहा करो। और फिर वो एक डरावना सा फेस बनाते हुए उससे बोलता है क्या मैं तुम्हें इस स्वॉर्ड से टुकड़ों में काट दूं। वो बंदा घबराते हुए बोलता है मैं गलत था, मैंने गलती कर दी। तभी हमें वहाँ पर कुछ कटने की आवाज आती है और स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है। हम देखते कि वो बंदा तो सही सलामत होता है, लेकिन अपने एमसी ने उसका जुड्डा काट लिया और यहाँ पर ये बंदा डर के मारे ही बेहोश हो जाता है। और फिर वो उस बंदे के बाल वॉरियर्स को देते हुए उनसे बोलता है अब तुम संभाल लो। वो बंदा बोलता है ठीक है यंग मास्टर आप चिंता मत कीजिए। और फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी और यून वहाँ से जाने लगते हैं। उसको देखकर वॉरियर्स आपस में बात कर रहे होते हैं क्या तुमने पहले कभी यंग मास्टर की मूवमेंट्स को देखा था, उन्होंने एक भी अननेसेसरी मूव नहीं करा, उनकी जबरदस्त मूवमेंट भी परफेक्ट थी, वो बहुत बदल गए हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उनको ऊपर से एक लड़की देख रही होती है। फिर वो लड़की बोलती है ये बहुत कैपेबल लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि उसके पास उसकी एक सर्वेंट आती है और उससे बोलती है हमें थोड़ा और ऑब्जर्व करना चाहिए यंग मिस। वो लड़की बोलती है पहले उसकी सुरक्षा करना और बाद में चिंता करने में कोई बुराई नहीं है, चांसेस है कि उसे कोई और ले लेगा, इसीलिए हमें पहले मूव करना होगा। दूसरों से पहले ब्रदर ने उस पर हाथ रखा। और फिर वो उसकी सर्वेंट को बोलती है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू करो, हर छोटी सी छोटी चीज। वो सर्वेंट बोलती है ठीक है समझ गई। और फिर वो हमारे एमसी की ओर देखते हुए सोचती है लिटिल ब्रदर तुम वही होंगे जो करंट सिचुएशन में परिवर्तन पैदा करेगा, तो मैं श्योक म्यूरोंग श्योक फैमिली हेड बन सकती हूँ। फिर हमारा सीन एक जगह पर शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा एमसी होता है। हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदे को जिसके हाथ में 2 पोटली होती है और वो यून से बोलता है यून क्या तुम मुझ पर एक फेवर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं इम्पॉसिबल की मांग कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं यून को जो कि उन पोटलियों की ओर देखते हुए बोलता है मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आप भी उतना ही जानते हैं जितना मैं जानता हूँ
यूंग, मुझ में ऐसी कैपेबिलिटीज नहीं है। उसकी बात सुनकर वो बंदा उससे बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? भले ही तुम और यंग मास्टर ब्लड रिलेटेड नहीं हो, लेकिन कौन नहीं जानता कि तुम दोनों भाई जैसे हो। तुम्हें बस एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की जरूरत है। यून, मैंने अफवाह सुनी है कि यंग मास्टर से मार्शल आर्ट सीखने के बाद से तुम इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग हो गए हो। क्या तुमने कुछ देर पहले एक लड़की को नहीं बचाया था जिसे कुछ गुंडे हरेस कर रहे थे? तुम्हें उन पांचों के अगेंस्ट कोई दिक्कत नहीं आई? यून बोलता है, वेल ये सच है। फिर वो बंदा उससे बोलता है, मैं पिछले 5 सालों से थर्ड रेट स्वॉर्ड टेक्निक और थर्ड रेट मूवमेंट टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं अभी भी ऐसा ही हूँ। मैं एक बार ठीक से सीखना चाहता हूँ। अगर यंग मास्टर रिफ्यूज कर देते हैं तो मैं कम्प्लीटली गिव अप कर दूंगा। मेरी उम्र को देखते हुए ये प्रोबेबली मेरा लास्ट चांस होगा। उस बंदे के इतने इमोशनल टॉर्चर के बाद आखिरकार यून मान ही जाता है और उससे बोलता है, ऑल राइट, मैं एक ट्राई करूंगा, लेकिन तुम उम्मीदें मत लगा के बैठना। तुम यंग मास्टर की पर्सनैलिटी के बारे में जानते हो, है ना? उसकी बात सुनकर वो बंदा उसका शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है, थैंक यू यून, रियली रियली थैंक यू। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी वहाँ पर आ जाता है और आने के साथ उनसे बोलता है, यहाँ पर इतना शोर क्यों हो रहा है? तभी वो लोग उसके सामने ग्रेट करते हैं। फिर अपना एमसी यून से बोलता है, यून ये बंदा शोर मचा रहा है जिसके कारण मेरी ट्रेनिंग में डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसे बाहर निकाल दो। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। अपना एमसी उससे बोलता है, आगे तुम अभी भी यहाँ पर क्यों हो? और हम देखते हैं कि उस बंदे को अपना एमसी का प्रेशर महसूस हो रहा होता है, जिसको फील करने के बाद वो सोच रहा होता है, ये प्रेशर कोई मजाक नहीं है, लेकिन मुझे कुछ करना होगा, ये मेरा लास्ट चांस है। और फिर वो अचानक से उसके सामने झुकते हुए उससे बोलता है, मेरा नाम जियोंग मेरियोंग है, जब से हम यंग थे मैं यूंग के ब्रदर जैसा हूँ। उसकी बात सुनकर अपना एमसी उससे बोलता है, ऑल राइट, ये देखते हो कि उसने अभी तक तुम्हें बाहर नहीं निकाला, तुम्हें यून के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये बात सुनकर वो बंदा बोलता है, हाँ यंग मास्टर। अपना एमसी उससे बोलता है, क्या तुम्हारा गोल मार्शल आर्ट्स को सीखना है? वो बंदा बोलता है, हाँ। अपना एमसी बोलता है, बिल्कुल साफ साफ बोलने वाले, है ना? जब आप सब कुछ जानते हो तो इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। फिर अपना एमसी उससे बोलता है, ऐसा लगता नहीं कि तुम्हारे पास कोई इविल इंटेंशन है। ये सुनकर वो बंदा बोलता है, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो जानता है कि ट्रस्ट कैसे बनाए रखना है। फिर अपना एमसी उससे बोलता है, और मैं तुम्हें अपने अंडर में क्यों लूं? वो बंदा बोलता है, मैं आपको प्रूव करूंगा, फॉलोवर के रूप में मैं यूजफुल रहूंगा। उस बंदे को देखकर अपना एमसी सोचता है, इसका कैरेक्टर उतना बुरा नहीं लगता और इसकी आंखों को देखने से ऐसा लगता है कि इसके पास स्ट्रॉन्ग विल और डिटर्मिनेशन है। यून को आगे ट्रेन करने के लिए मुझे छोटे मोटे काम निपटाने के लिए किसी की जरूरत है। इसके अलावा यून के फेस को देखकर लगता है कि समय के साथ उसने अपना ट्रस्ट हासिल कर लिया है, हालांकि एक डिसिसिव डिस्क्वालिफिकेशन फैक्टर है। फिर अपना एमसी उससे बोलता है, हे तुमने कहा कि तुम्हारा नाम जियोंग मारियोंग है। वो बंदा बोलता है, हाँ यंग मास्टर। अपना एमसी बोलता है, लेकिन क्या तुम जानते हो? वो बंदा बोलता है, हाँ, आप क्या रिफर कर रहे हैं? अपना एमसी उससे बोलता है, तुम्हारे पास मार्शल आर्ट्स का कोई टैलेंट नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थैंक यू एनिमे एक्स डीमन लॉर्ड मेंबरशिप को रिजॉइन करने के लिए और थैंक यू एसएन गेमर यूपी 223 डीमन मेंबरशिप को रिजॉइन करने के लिए। अगर तुम लोग भी चाहते हो तुम्हारे नाम के पीछे ऐसे बैज लग जाए और मैं कुछ टाइम में वीडियोस का अर्ली एक्सेस भी देने लग जाऊंगा, अगर तुम भी इन बेनिफिट्स को उठाना चाहते हो तो जल्दी से मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो। रेट बहुत ही कम है। अब बढ़ते वीडियो में आगे। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा अपने एमसी की बात सुनकर उससे बोलता है, मैं जानता हूँ, मैं इस बात से अवेयर हूँ कि मेरे पास मार्शल आर्ट्स का टैलेंट नहीं है। उसकी बात सुनकर अपना एमसी उससे बोलता है, तुम ये जानकर भी कोशिश कर रहे हो? वो बंदा बोलता है, हाँ, क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट बनना मेरा ड्रीम है। अपना एमसी उससे बोलता है, एक मार्शल आर्टिस्ट होना जितना तुम इमेजिन करते हो उतना ग्लोरियस नहीं है। जिन लोगों का हीरोज के तौर पर स्वागत किया जाता है वो सम्मान की लालच रखने वाले मिडिल मैन से ज्यादा कुछ नहीं है। इनफैक्ट कोई यह भी बोल सकता है कि वो बेकार है। तुम सिंगल स्वॉर्ड स्ट्राइक से अपनी लाइफ को खो सकते हो। उसकी बात सुनकर वो बंदा बोलता है, मैं किसी इल्यूजन के अंदर नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि मौत किसी भी समय किसी भी जगह पर आ सकती है। ये सुनकर अपना एमसी उसकी ओर देखने लगता है। वो बंदा बोलता है, लेकिन सपने किसी कारण से नहीं देखे जाते, है ना? उसकी बातें सुनकर अपने एमसी को उसमें खुद की छवि दिखती है और वो सोचता है, ये मुझे पुराने दिनों की याद दिला रहा है। फिर वो अपना सिर खुजाते हुए उससे बोलता है, वेल ऑल राइट, मैं कुछ टाइम तक तुम पर नजर रखूंगा, चलो देखते हैं कि तुम कैसे हो। उसकी बात सुनकर वो बंदा खुश होते हुए उससे बोलता है, पैराडोन क्या आप सीरियस है? अपना एमसी उससे बोलता है, गलत मत समझो, मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा, मैंने सिंपली कहा कि मैं अभी के लिए तुम्हें ऑब्जर्व करूंगा। ये सुनकर वो बंदा थोड़ा निराश होकर बोलता है, हाँ। यून उसको पीछे से बोलता है, लेकिन फिर भी तुमको एक मौका दिया है। वो बंदा बोलता है, क्या सच में? फिर वो खड़ा होकर अपने एमसी के सामने झुकते हुए उससे बोलता है, थैंक यू। फिर अपना एमसी उससे बोलता है, तुम्हें बस फ्रंट यार्ड में जाने की इजाजत है, अंदर और बैक यार्ड में नहीं। वो बंदा बोलता है, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। फिर बंदा खुशी के मारे रोते हुए यून से बोलता है, थैंक्स यून,
यून उससे बोलता है ये सब तुम्हारी किस्मत के कारण है, यंग मास्टर सही समय पर बाहर आए थे। वो बंदा बोलता है मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि तुमने मुझे बाहर नहीं निकाला। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई बोलता है मैं यहाँ पर यंग मास्टर शियोक जिन्हो से मिलने आया हूँ। ये सुनकर वो दोनों बाहर की ओर देखते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर एक पर्सन आया होता है। वो उनसे बोलता है क्या वो अंदर है? यून बोलता है हाँ है ना। वो बंदा बोलता है मुझे उनके पास ले चलो, मेरे पास यंग मिस शियोक मिरियोंग की तरफ से एक सामान ऑर्डर है। यून बोलता है यंग मिस को क्या चाहिए? उसकी ये बात सुनकर वो बंदा गुस्सा हो जाता है और उससे बोलता है तुम्हारी जॉब क्वेश्चंस को पूछना नहीं है, तुम्हारी जॉब है कि मुझे यंग मास्टर तक ले चलो। यून बोलता है हाँ समझ गया। फिर वो उस बंदे को अपने एमसी के पास ले जाता है। उसको देखकर अपना एमसी बोलता है यहाँ पर आज बिना बुलाए मेहमान क्यों आ रहे हैं? उसके बाद सुनकर यून धीरे से उसके कान में बोलता है यंग मास्टर वो हमें सुन सकते हैं। फिर वो बंदा अपने एमसी से बोलता है परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। अपना एमसी उससे बोलता है माफी? और उससे बोलता है क्या मैंने सही सुना? और मैं तुम लोगों को बता दूं कि अपने एमसी ने यहाँ पर ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि इस बंदे ने अपने एमसी से इनफॉर्मली माफी मांगी है, जबकि अपना एमसी भी उसका यंग मास्टर है। उसके बाद सुनकर वो बंदा बोलता है क्या कोई प्रॉब्लम है? मैं यहाँ पे यंग मिस शियोक मिरियोंग के बिहाफ पे समन ऑर्डर को डिलीवर करने आया हूँ। तभी अपना एमसी उससे बोलता है ऐसा लगता है कि तुम्हारी मिस को भौंकने वाले कुत्तों को पालने में मजा आता है, इससे जज करना कि तुम अपने अपोनेंट को पहचाने बिना कैसे भौंकते हो। अपने एमसी की ये बात सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है, लेकिन अपना एमसी यहाँ भी नहीं रुकता। वो उसको और बोलता है एक अच्छी पिटाई आमतौर पर एक रूड कुत्ते का इलाज है। ये सुनकर वो बंदा बोलता है ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़ी बहुत अटेंशन मिल गई है इसलिए तुम रूड हो रहे हो। और ये बोलने के साथ ही वो उस पर अटैक कर देता है और बोलता है मैं हमारे यंग मिस के बिहाफ पे तुम्हें लेसन सिखाऊंगा। हम देखते उसका पंच अपने एमसी के पास पहुंच जाता है। अपना एमसी सोच रहा होता है ये रिएक्ट भी नहीं कर सकता जैसा कि एक पिल्ले से एक्सपेक्टेड था। तभी हम देखते हैं अपना एमसी बड़ी आसानी से उसके पंच को डॉज कर लेता है, जो देखकर वो बंदा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी उसके गाल पे एक जोर का थप्पड़ पड़ता है और उस एक ही थप्पड़ के कारण वो दूर उड़ गया होता है और उड़ते हुए सोच रहा होता है क्या मैं श्योर हूं कि मेरा पंच। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अपना एमसी उसके पेट पर अटैक कर देता है, जो देखकर वो बंदा सोचता है क्या एक प्रेशर पॉइंट अटैक, और उसने प्रिसाइजली एग्जैक्ट स्पॉट को एक्यूरेटली टारगेट किया। फिर अपना एमसी उससे बोलता है वेल अब मैंने तेरे जैसे पापा के परे के पंख निकाल लिए हैं। फिर वो अपने सामने देखता है जहाँ पर अपने एमसी का पंच उसी की ओर आगे बढ़ रहा होता है। अपना एमसी मुस्कुराते हुए उससे बोलता है ये टाइम हो गया है एक फिस्ट थेरेपी का। और तभी वहाँ पर हमें जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और इसी के साथ वो बंदा नॉकआउट। अपना एमसी उसके ऊपर वही समन ऑर्डर फेंकते हुए उससे बोलता है एनीवे ये कितना अनोइंग है कि तुम्हारे जैसा कोई बेकार पर्सन इतना एरोगेंट है और मेरे खुद के घर में भी इतना एरोगेंट, वाह भाई वाह। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। उस बंदे को देख कर यून अपने एमसी से बोलता है यंग मास्टर क्या आप चाहते हैं कि मैं समन ऑर्डर को पढ़ूं? अपना एमसी चाहते हुए उससे बोलता है इस बंदे के कारण मेरा सिर दुख रहा है, मैं समन ऑर्डर को नहीं पढ़ सकता। यून बोलता है ओ तो ऐसा है। और फिर जिन्हो आसमान में देखते हुए बोलता है और यूजुअली जो पर्सन रिग्रेट करता है वो गलत कदम उठाता है, इतना करने के बाद अब वो किसी सही पर्सन को भेजेंगे। फिर अगले सीन में हमें एक सुंदर सी जगह को दिखाया जाता है और इस जगह पर चाय परोसी जा रही होती है और टाइम को देखकर लग रहा है कि 3 बज चुकी है, इसीलिए मेरा भी चाय पीने का टाइम हो गया है, इसलिए मैं मिलता हूँ तुमसे चाय पीकर। मम्मी चाय बनाना तो। शर्म नहीं आती तेरे को? अरे नहीं मम्मी, अरे नहीं मार बोलो होती, अरे तो भाई गाल दर्द कर रहे हैं और हाथ पैर भी, क्या मतलब मुझे मार पड़ी है। खैर छोड़ो चाय तो पिया करेंगे, वीडियो को ही कंटिन्यू कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पर कोई बोलता है मैं इसका सार समझ गया। सामने वाला पर्सन बोलता है लेकिन तुमने इतना एग्रेसिवली रिस्पॉन्स क्यों दिया? उसकी बात सुनकर अपने हमसे बोलता है इसलिए वो दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरे जो मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं उन्हें भी सबक मिलेगा। हम देखते हैं उसके सामने शियोक मिरियोंग बैठी होती है जो उससे बोलती है तुम बहुत चेंज हो गए हो। अपना हमसे बोलता है अगर मैं नहीं बदला होता तो मैं बहुत पहले ही मर चुका होता और मेरे फ्यूनरल में सिर्फ कुछ ही लोग आते। मिरियोंग हंसते हुए उससे बोलती है हमारा जिन्हो बड़ा हो गया है। उसकी आवाज सुनकर अपना उससे बोलता है आई एम नॉट श्योर कि मैं कब हमारा जिन्हो बन गया। उसकी बात सुनकर वो बोलती है तुम ऐसी सीधी लाइन बोलकर कुछ ज्यादा कोल्ड नहीं हो रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी ओल्डर सिस्टर हूँ। अपना एमसी उससे बोलता है तुमने मुझे यहाँ पर टाइटल्स को क्लेरिफाई करने के लिए नहीं बुलाया तो प्लीज पॉइंट पर आओ। उसके बाद सुनकर म्यूरम बोलती है ठीक है टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है और इन बातों को यहीं पर ही काटते हैं। और फिर वो उसको सीधा बोल देती है शियोक फैमिली का हेड बनने में मेरी मदद करो। लेकिन अपना एमसी बिना कुछ सोचे डायरेक्ट मना कर देता है। ये सुनकर वो हैरान हो
जाती है और उससे बोलती है, क्या तुम्हें दूसरे ब्रदर्स से कोई ऑफर मिला है या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? अपना एमसी बोलता है, मुझे इन तीनों में से किसी में भी कोई दिलचस्पी नहीं है और मेरा शियोक फैमिली का हेड बनने का कोई भी इरादा नहीं है। फिर म्यूरंग उससे बोलती है, क्या तुम जियांगो में एंटर करने का प्लान बना रहे हो? लेकिन तुम्हारे लिए फैमिली को छोड़ने का कोई रीजन नहीं है ना? तुम स्टिल मेरी हेल्प करते हुए अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। जब मैं शियोक फैमिली हेड बन जाऊंगी तो मैं फाइनेंशियल पावर हैंडल कर सकती हूँ और तुम मार्शल पावर को हैंडल कर सकते हो। इस तरह हमारी फैमिली, गवर्नमेंट और मुरिम वर्ल्ड दोनों पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डाल सकती है। ये तुम्हारे करंट गोल से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। अपने एमसी उससे बोलता है, ये तुम्हारे और शियोक फैमिली के लिए फायदेमंद होगा। म्यूरंग बोलती है, ये तुम्हारे लिए भी फायदेमंद होगा, यहीं पर तुम्हारी रूट्स है। इसके अलावा करंटली तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर की जरूरत है। अपने एमसी बोलता है, नहीं मुझे नहीं है। उसको देखकर म्यूरंग सोचती है, ये एक सिंसियर एक्सप्रेशन है, वेल ये अंडरस्टैंडेबल है। जैसे ही उसने मार्शल आर्ट सीखा उसने बिग सेक्ट के एल्डर्स का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया और दूसरे यंगस्टर्स को सप्रेस किया जिन्होंने इससे पहले ही शुरुआत कर दी थी। एवन की एक फर्स्ट रेड मार्शल आर्टिस्ट को ओवरपावर कर दिया, वो भी प्रेशर पॉइंट का यूज करके उसके एनर्जी फ्लो को बिगाड़ दिया। और इससे भी ज्यादा उसने अपने टैलेंट और पोटेंशियल का इनफ डिमोन्स्ट्रेशन किया। उसके पास एरोगेंस ना शो करने का कोई भी कारण नहीं है। फिर अपना एमसी खड़े होते हुए उससे बोलता है, यंग मिस मेरे बिना भी अच्छा करेगी। म्यूरंग बोलती है, क्या यंग मिस? बकवास बात मत करो, बस मुझे पहले की तरह नूना कहो। अपना एमसी बोलता है, इस सर्वेंट की हिम्मत कैसे होगी? फिर म्यूरंग उससे बोलती है, ठीक है मुझे एक आखिरी बात पूछनी है, कभी कभार मेरे साथ चाय पीते रहो जैसा कि तुम अब करते हो। जैसा कि तुम जानते हो मेरे पास कोई क्लोज सिबलिंग नहीं है जब तक कि तुम बुरे मैनर वाले लोगों को साथ नहीं लाते। और फिर वो उससे बोलती है, तुम इस दिखावे को अंत तक बरकरार रखोगे है ना? और ज्यादा की आशा करो लिटिल ब्रदर, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो इजीली गिव अप कर दे। फिर हमें अगले सीन में एक जगह को दिखाया जाता है, वहाँ पर कोई बोल रहा होता है, ओह क्या ये सच है? वो लड़का थर्ड डॉटर के बॉडीगार्ड से लड़ा और जीत गया। हम देखते हैं ये ग्रैंडपा होते हैं, उनके सामने एक बंदा खड़ा होता है, वो उनसे बोलता है, हाँ यहाँ तक कि उसने उस बंदे की वाइटल एनर्जी को भी ब्लॉक कर दिया जिससे काफी परेशानी हुई। उसकी बात सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं, अगर ये थर्ड डॉटर का बॉडीगार्ड था तो ये एटलीस्ट फर्स्ट रेट मार्शल आर्टिस्ट होगा। मैं क्यूरियस हूँ कि ये सिर्फ कोई लक था या स्किल। उनके सामने वाला बंदा बोलता है, ये प्रोबेबली कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, एनर्जी के फ्लो को ब्लॉक करना लक से अचीव होने वाली कोई चीज नहीं है। उसकी बात सुनकर ग्रैंडपा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, मेरा मानना है कि मुझे उससे सीधे पूछना चाहिए कि क्या हुआ। और सामने वाला बंदा बोलता है, अनफॉर्चुनेटली उनसे अभी मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है। ग्रैंडपा बोलते हैं, आखिर ऐसा क्यों? क्या वो बाय एनी चांस गार्ड से फाइट करने में इंजर्ड हो गया? वो बंदा बोलते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, बताया जा रहा है कि वह आज सुबह ही बिना किसी अटेंडेंट के घर से चले गए हैं। और उनके ये कहने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि जंगल में कहीं जा रहा होता है और वो बोलता है, ताइशन अब भी पहले जैसा ही है। और वो ताइशन इस माउंटेन को कह रहा है, उसके लिए धन्यवाद, मैं इसे इधर उधर भटके बिना पा सकता हूँ। तभी वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुनकर अपना एमसी उधर की ओर देखता है और बोलता है, ये किस चीज का शोर था? और वो ये कहने के साथ ही वो तेजी से उधर की ओर निकल जाता है। जाते हुए सोच रहा होता है, ये डेफिनेटली वेपन्स के क्लैशिंग का साउंड है। हम देखते जंगल में एक आदमी और उसके सामने एक लड़की को। हम देखते उस लड़की की हालत बहुत बुरी होती है, वो बहुत इंजर्ड होती है, उसके हाथ पैर कांप रहे होते हैं। हम देखते हैं वो बंदा अपनी जीवान बाहर निकालते हुए उससे बोलता है, इससे शायद मेरे नीरस दिन में जान आ जाएगी। तभी उनके बीच में कोई आ जाता है जो देखकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं अपना एमसी होता है जो वहाँ पर आने के साथ उससे बोलता है, क्या सच में? और वो फिर बोलता है, ये उस तरह का थ्रिल है जो सिर्फ जानगो ही दे सकता है। फिर वो बंदा चिल्लाते हुए अपने एमसी से बोलता है, तुम कौन हो? अपने एमसी बोलता है, मैं कौन हूँ इससे कोई मतलब नहीं है, दिन के उजाले में एक औरत के साथ तुम ऐसा बुरा बर्ताव कर रहे हो, तुम बहुत ठरकी इंसान हो। फिर वो लड़की अपने एमसी से बोलती है, ये आदमी टू फेस्ड डेविल है, मैं इसके एनर्जी स्कैटरिंग पॉइजन से अफेक्टेड हो गई हूँ। उस लड़की को देखकर अपने एमसी सोचता है, यह इस यंग लेडी के लिए अनफॉर्चुनेट है, लेकिन जियांगो में हर तरह के आदमी है। तभी वो लड़की चिल्लाते हुए उससे बोलती है, केयरफुल रहो। अपना एमसी उस आदमी की तरफ देखता है। हम देखते हैं उस आदमी ने अपने एमसी पर अटैक कर दिया होता है और वो उससे बोलता है, तुम एक इडियट हो, जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। और वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि अपना एमसी बड़े आराम से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उससे बोलता है, क्या तुम इसे कोई सीक्रेट टेक्निक मानते हो? फिर वो बंदा बोलता है, कैसे? अपना एमसी बोलता है, क्या कैसे? मैं डॉज कर पाया क्योंकि तुम स्लो थे। फिर वो एक पत्थर को लात मारते हुए उससे बोलता है, अगर तुम अपनी किसी ओपोनेंट पर स्ट्राइक कर रहे हो तो तुम्हें एटलीस्ट ये करना चाहिए। और हम देखते हैं वो उस पत्थर को बहुत तेजी से उसकी ओर फेंक देता है। वो पत्थर सीधे जाके उस बंदे के घुटने पर लगता है, जिसके कारण उसको बहुत दर्द होता है। और वो फिर उससे बोलता है, तुम एक लड़की के सामने हो इसीलिए तुम शो ऑफ कर रहे हो। भाई ये लाइन तो मुझे मेरे दोस्तों को बोलनी चाहिए, तुम लोगों को भी तुम्हारे दोस्तों को ऐसा बोलना चाहिए। खैर दोस्त, हम तो लड़कियों के सामने दिखावा करते रहेंगे, हम तो यहाँ सीरीज देखने आए हैं तो इसी को कंप्लीट करते हैं। फिर हम देखते हैं
है वो बंदा अपने हाथ में एनर्जी या फिर पॉइजन गैदर करते हुए उससे बोलता है तुम्हारा एरोगेंस अब यही खत्म होगा, और वो फिर उस पर अटैक कर देता है और उससे बोलता है मैं तुम्हें सिंगल स्ट्राइक से मार डालूंगा। लेकिन तभी हम देखते कि हमारा एमसी साइड हट जाता है और उससे बोलता है तुम बहुत स्लो हो, तुम्हारे हमले बहुत बेकार है, लेकिन फिर भी तुम में कॉन्फिडेंस है, ये अपने आप में इम्प्रेसिव है, क्या तुम ऐसा नहीं कहोगे? और ये कहने के साथ अपना एमसी उस बंदे के पेट में पंच मारता है और उससे बोलता है मुझे तुम जैसे बड़बोले लोगों से निपटने की आदत है जो सिर्फ भोगते हैं काटते नहीं। और हम देखते हैं एक ही पंच में उस बंदे की हालत खराब हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। फिर अपना एमसी उस बंदे पर अपनी एक टेक्निक का यूज करता है और उससे बोलता है अभी के लिए मैं तुम्हारी एनर्जी को सील कर रहा हूँ। फिर वो उस लड़की की ओर देखते हुए उससे बोलता है तुम उस तरह की लगती हो जो अपनी जैसी वुमेन्स के साथ ड्रामेटिक फिनिश को एंजॉय करती है। फिर वो लड़की हमारे एमसी को थैंक यू बोलती है। अब एमसी बोलता है अरे कोई बात नहीं। तभी वहाँ पर किसी की आवाज आती है यंग मिस। लो भाई जब काम खत्म हो गया तभी कोई आया। हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदा आता है जो आते साथ उससे बोलता है यंग मिस आगे यहाँ पर क्या हुआ? उस बंदे को देखकर वो लड़की बोलती है अंकल, और जाकर उसके गले लग जाती है। उसके अंकल उससे बोलते हैं यंग मिस मुझे माफ कर देना, मुझे और ज्यादा तेज होना चाहिए था। वो लड़की बोलती है नहीं मुझे चुपचाप बाहर निकलने के लिए माफी मांगनी चाहिए। और ये ड्रामा अपना एमसी चुपचाप खड़े होकर देख रहा होता है। वो मन में सोचता है तो वो अकेले ही जियांगो का पता लगाने के लिए निकल पड़ी। फिर हम देखते हैं कि उस लड़की का अंकल उसका चेहरा देखते हुए उससे बोलता है उससे भी ज्यादा तुम ठीक नहीं दिख रही हो, क्या तुम्हें पॉइजन दिया है? वो लड़की बोलती है मैं एनर्जी स्कैटरिंग पॉइजन से पॉइजन हो गई हूँ। फिर उसके अंकल उसको बिठाते हुए उससे बोलते हैं ये हार्ड हो सकता है लेकिन अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करने का ट्राई करो। मैं पॉइजन को बाहर निकालने के लिए अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज करता हूँ, इसीलिए तुम कॉन्सेंट्रेट करो। जिसके लिए वो लड़की भी मान जाती है। फिर उस लड़की के अंकल उसके अंदर अपनी एनर्जी को डालने लगते हैं। वो लड़की भी कॉन्सेंट्रेट कर रही होती है। उसके अंकल उससे बोलते हैं ऐसा लगता है जैसे हमारा काम यही पूरा हो गया है। फिर वो लड़की उसके अंकल को थैंक यू बोलती है। और फिर हम देखते हैं कि उसके अंकल अपने एमसी के सामने झुकते हुए उससे बोलते हैं उससे भी ज्यादा मैं अपना इंट्रोडक्शन लेट देने के लिए माफी चाहता हूँ। यंग मिस को बचाने के लिए मैं आपका ग्रेटफुल हूँ। फिर उसके अंकल अपना इंट्रोडक्शन देते हैं मैं बैग शांगोंग हाबुक पेंग फैमिली से। वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है मैं पेंग नाइयोन हाबुक पेंग फैमिली से। तभी अपना एमसी उस पहले वाले बंदे की ओर इशारा करते हुए उनसे बोलता है इंट्रोडक्शन को अभी के लिए यही पोस्टपोन करते हैं, सबसे पहले इस बंदे को हैंडल करते हैं। मैंने इस पर अपने एक्यूपंचर का यूज करा है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो अपने मन में सोचता है अगर इन्होंने अननेसेसरी फेवर को पे करने की बात शुरू कर दी तो इससे मुझे दिक्कत होगी, मुझे यहाँ से निकलने के लिए सही टाइम ढूंढना होगा। फिर उस बंदे को देखते हुए वो लेडी बोलती है ये बंदा खुद को टू फेस्ड डेविल बोल रहा था। अंकल बोलते हैं क्या टू फेस्ड डेविल? और वो फिर बोलते हैं जो टू फेस्ड डेविल होते हैं वो फर्स्ट रेटेड वॉरियर होते हैं, लेकिन उनके पास पिक मास्टर्स को भी मारने का ट्रैक रिकॉर्ड है। उसके अंकल की ये बात सुनकर वो लड़की खुश होते हुए उसके अंकल से बोलती है लेकिन उसे एक ही ब्लो में पछाड़ दिया। यंग मास्टर ने द यिंग यांग टेक्निक ऑफ द टू फेस्ड इविल को भी डॉज कर लिया और यहाँ तक कि काउंटर अटैक किया। उसकी बात सुनकर अपना एमसी वहाँ से खिसकते हुए सोचता है अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। उस लड़की की यह बात सुनकर उसके अंकल बोलते हैं यंग मास्टर आपका नाम? लेकिन वो जैसे ही उधर देखते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई होता ही नहीं है। ये देखकर उसके अंकल सोचते हैं भले ही मैं टू फेस्ड डेविल के साथ बिजी था लेकिन मैं बिलीव नहीं कर सकता कि मुझे उनके जाने का एहसास नहीं हुआ। और वो ऐसा भी लग रहा था जैसे वो अभी तक एडल्टहुड तक नहीं पहुंचा। फिर हम देखते हैं वो यंग मिस एक परेशानी वाला फेस बनाते हुए बोलती है यंग मास्टर बिना अपना नाम बताए डिसअपेयर हो गए। उसको इस तरह देखकर उसके अंकल सोचते हैं अगर यंग मिस इस तरह का फेस बना रही है तो क्या ऐसा हो सकता है कि तभी उसके अंकल उससे बोलते हैं मैं उन्हें फाइंड करूंगा भले कुछ भी हो जाए। उस क्षमता का एक योद्धा लंबे समय तक छिपा नहीं रहेगा। उसके अंकल की बात सुनकर वो लड़की बोलती है राइट वो 6 ड्रैगन से भी पावरफुल है और चूंकि हम उसका एग्जैक्ट अपीयरेंस जानते हैं तो ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा। हमारी हाबुक पेंग फैमिली एक फेवर को कभी नहीं भूल सकती, चलो हमारे बेनिफैक्टर को जल्दी ढूंढते हैं। वो लड़की बोलती है मैं अपना बेस्ट दूंगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि रात के अंधेरे में जंगल में कहीं पर खड़ा होता है। वो बोलता है ये डेफिनेटली पास था, टेरेन अब भी वैसा ही है। और फिर वो वहाँ की झाड़ियों को हटा के देखता है और बोलता है जैसा कि एक्सपेक्टेड था मेरी मेमोरी गलत नहीं थी। और हम देखते हैं उसके सामने एक टाइप की हब होती है। तभी वहाँ पर मियाओ करके आवाज आती है जो सुनकर वो उधर की ओर देखता है। हम देखते हैं वहाँ पर एक काली बिल्ली होती है जो कि गुस्से में लग रही होती है। उसको देखकर अपना एमसी बोलता है ये क्या है? और फिर वो बोलता है ऐसा लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ ये समझ सकती है, क्या इसे चेक करने के लिए मैं अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करूँ? और फिर वो देखता है उस बिल्ली के आसपास से बहुत ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है जिसको देखकर वो बोलता है क्या एक स्पिरिट बीस्ट? हालांकि अभी भी अर्ली स्टेज में है। फिर उस बिल्ली की नजर भी उसकी एनर्जी की तरफ चली जाती है और वो फिर और मियाओ करने लगती है। ये देखकर अपना एमसी बोलता है ओह तो तुम भी मेरी इंटरनल एनर्जी को देख सकती हो। फिर वो अपना बिल्ली के और हाथ बढ़ाते हुए उससे बोलता है मैं तुम्हें इस 100 ईयर ओल्ड
वाइल्ड जिनसेंग के बदले कुछ दूंगा जो तुम खा सकती हो। मैं ताइजन के इस स्पोर्ट से कहीं ज्यादा पर नजर रख रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वो वहाँ पर बोलता है कैसे एक 60 ईयर ओल्ड वाइल्ड जिनसेंग इतना भी बुरा नहीं है ना। फिर हम देखते हैं बड़ी जिनसेंग वो खाता है और वो छोटी वाली जिनसेंग उस बिल्ली को खिला देता है और उसको खाते हुए सोचता है सच में ये एक अच्छी स्पिरिट हब है। मैं पहले से ही अपनी पूरी बॉडी में एनर्जी फैलती हुई महसूस कर सकता हूँ। मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के लेसन्स के साथ मुझे धीरे धीरे इसे अपने डेंटियान तक गाइड करना होगा एंड देन वो एनर्जी जो मैंने 100 ईयर ओल्ड वाइल्ड जिनसेंग से गैदर करी वो क्योटिक ओरिजिन हेवनली थंडर डिवाइन आर्ट की एनर्जी के साथ मर्ज हो जाएगी। और वो सोचते के साथ कल्टीवेशन कर रहा होता है और फिर वो बोलता है मैं इसे प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब करने में कामयाब रहा। फिर हम देखते हैं वहाँ पर वो बिल्ली म्याऊ बोलती है। उसकी आवाज सुनकर अपना एमसी उसकी ओर देखने लगता है और बोलता है क्या तुम पूरी रात से वेट कर रही थी। और फिर वो खड़ा होते हुए उस बिल्ली से बोलता है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू। जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं तुम्हें रिपेयर कर दूंगा तो अपना ध्यान रखना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बिल्ली अपने एमसी के पैरों पर उसके फेस को रब करने लगती है जो देखकर अपना एमसी बोलता है क्या तुम मुझे फॉलो करना चाहती हो। वो बिल्ली भी बोलती है म्याऊ। अपना एमसी बोलता है वेल अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फिर वो बिल्ली बोलती है म्याऊ और फिर वो उस बिल्ली को अपने कंधे पर बिठा लेता है और उससे बोलता है देन आज से तुम्हारा नाम डार्की है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं अपने एमसी का घर जहाँ पर डार्की छत पर चल रही होती है। उसको देखकर अपना एमसी बोलता है क्या तुम उस प्लेस को क्लेम करना चाहती हो। डार्की बोलती है मियाऊ। फिर अपना एमसी बोलता है वेल आई एम नॉट श्योर कि मैं यहाँ पर कितने टाइम तक रुकने वाला हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इस साल के एंड तक रुकने वाला हूँ तो इजी फील करो। तभी वहाँ पर कोई उसको आवाज देता है यंग मास्टर। यह सुनकर अपना एमसी उधर की ओर देखने लगता है। हम देखते हैं वहाँ पर वो बंदा यून और नैनी आए होते हैं। वो बंदा बोलता है अगर आपने अभी ऑर्डर दिया होता तो मैं आपके साथ चला गया होता। तभी हम देखते हैं कि अपने एमसी से नैनी आकर गले मिलती है और उससे बोलती है क्या तुम्हारी जर्नी अच्छी गई। अपना एमसी बोलता है हाँ और क्या आप भी ठीक है। फिर यून उनसे बोलता है क्या आपने जो ठान लिया था उसे पूरा किया। अपना एमसी बोलता है ऑफ कोर्स मेरा टाइम काफी फ्रूटफुल रहा। फिर हम देखते हैं डार्की नैनी के पास आ जाती है और उनको प्यार करने लगती है। नैनी बोलती है ओह माय ये तो एक कैट है। अपना एमसी उनको बोलता है हमारा न्यू फैमिली मेंबर अब से हम इसके साथ रहेंगे और मैंने इसे डार्की नाम दिया है। ये सुनकर वो बंदा बोलता है एक पेट। अपना एमसी बोलता है नहीं मेरा सबऑर्डिनेट। फिर नैनी भी उस कैट को प्यार करते हुए अपने एमसी से बोलती है ओह तो ये लिटिल वन तुम्हारी सबऑर्डिनेट है ये बहुत अफेक्शनेट है। तभी अपना एमसी उनसे बोलता है ये एक डेंजरस लिटिल क्रीचर है बहुत बहुत डेंजरस। इसके पास पावर है कि ये इजीली कुछ थर्ड रेट के वॉरियर्स को हरा सकती है। नैनी बोलती है ये छोटी सी कैट डेंजरस है। यू आर फनी यंग मास्टर। उस कैट को देखकर वो यून का दोस्त अलग ही सदमे में होता है। वो सोचता है एक कैट एज अ सबऑर्डिनेट मैं भी अभी तक एक सबऑर्डिनेट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं हुआ हूँ। उसके इन एक्सप्रेशन को देखकर अपना एमसी उससे बोलता है तुम इतने सीरियस क्यों दिख रहे हो। उसकी ये बात सुनकर वो बंदा अपना सिर खुजाते हुए उससे बोलता है मैं अभी भी एक आउटसाइडर लगता हूँ हालांकि ये सिर्फ एक बिल्ली है लेकिन फिर भी ये मुझे परेशान करती है। फिर अपना एमसी उससे बोलता है क्या तुम ट्रेनिंग ले रहे हो। वो बंदा बोलता है मैं यून के साथ अपनी लगन से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। फिर अपना एमसी पीछे पलटते हुए उससे बोलता है वेल जब मैं इसे वेरीफाई कर लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। मैं आज आराम करूंगा बाकी सब लोग अपना काम करते रहे जिसके लिए वो सब भी मान जाते हैं। और इसी के साथ हमारा एमसी वहाँ से जाने लगता है। वहाँ पर यून डार्की से बोलता है डार्की वुड यू लाइक सम जर्की। डार्की बोलती है न्या। फिर अगले दिन हम देखते हैं शाम से सुबह हो जाती है और हम देखते हैं डार्की छत पर होती है। हम देखते हैं वहाँ पर वो बंदा अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है लेकिन तभी डार्की बोलती है म्याऊ जो सुनकर वो बंदा बोलता है क्या ये उबासी ले रही है। ये बिल्ली ह्यूमंस को डिसरिगार्ड करने की हिम्मत करती है। फिर हम देखते हैं डार्की वहाँ उसके पास आ जाती है। वो बंदा उससे बोलता है तुम लिटिल एनिमल तुम में एक ह्यूमन को इग्नोर करने की ऑडासिटी है। उसकी इन हरकतों को देखकर अपना एमसी और यून उस पर हंस रहे होते हैं। हंसते हुए अपना एमसी उससे बोलता है अभी अभी क्या तुम डार्की से झगड़ रहे थे। अपने एमसी को वहाँ पर देखकर वो बंदा हड़बड़ा गया होता है और फिर अपना सर खुजाते हुए उससे बोलता है डार्की एक ऑर्डिनरी कैट की तरह नहीं लगती है। उसकी बात सुनकर अपना एमसी उससे बोलता है दैट्स राइट ये तुम्हारी कोई एवरेज कैट नहीं है तो इसे एनिमल कहना इसे गुस्सा दिला देता है शायद ये तुम पर हमला भी कर सकती है। अपने एमसी की बात को वो हल्के में लेते हुए बोलता है यंग मास्टर चाहे कुछ भी हो जाए एक कैट जिसे एनिमल द्वारा अपमानित होना। लेकिन वो इसके आगे कुछ बोलता है तभी डार्की उसमें अपना एक किक जड़ देती है जो देखकर वो बंदा और यून दोनों ही हैरान हो जाते हैं। अपना एमसी उनसे बोलता है मैंने तो तुम्हें वार्निंग दी थी अगर तुम इसे एनिमल कहते रहोगे तो तुम इसे गुस्सा कर दोगे। वो बंदा बोलता है लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हम देखते हैं डार्की एक जगह पर गोल गोल घूम रही होती है। उसको देखकर अपना
एमसी उस बंदे से बोलता है ऐसा लगता है कि डार्की तुम्हें कुछ दिखाना चाहती है। तभी डार्की एक जंप करती है और अपनी मार्शल आर्ट्स को उसको दिखाती है, जो देखकर वो बंदा पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो नीचे जमीन पर बैठ जाता है और बोलता है आखिर एक कैट ऐसा कैसे कर सकती है। अपना एमसी हंसते हुए बोलता है डार्की एक स्पिरिट बीस्ट है तो ये ऐसा करने में कैपेबल है। तभी यून बोलता है भले ही ये एक स्पिरिट बीस्ट है बट स्टिल ये ऑर्डिनरी कैट नहीं है। उसकी बात सुनकर अपना एमसी उससे बोलता है ये बात अपने तक रखना, किसी दूसरे को मत बताना। और वो फिर बोलता है उससे भी ज्यादा हमारे पास एक गेस्ट है। ये सुनकर यून बोलता है यंग मास्टर क्या एक गेस्ट? तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई बंदा आता है और वो फिर ग्रीट करते हुए अपने एमसी से बोलता है कुछ समय बीत गया है, सुप्रीम एल्डर आपको देखना चाहते हैं। फिर अगले सीन में हमें सुप्रीम एल्डर के घर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सुप्रीम एल्डर किसी से बोलते हैं हाँ काफी समय हो गया है। वो बंदा उनसे बोलता है कैसे क्या आप इस बीच रहे हैं? फिर ग्रैंडपा बोलते हैं जब मेरा ग्रैंडसन बिना कुछ कहे घर से चला गया तो मैं कैसे ठीक रह सकता हूँ। हम देखते हैं उनके सामने अपना एमसी बैठा होता है जो उनसे बोलता है क्या हर एक चीज की रिपोर्ट करने में बहुत देरी नहीं हो गई है? ग्रैंडपा उससे बोलते हैं क्या तुम फिर से अपने दादाजी को चिढ़ा रहे हो? अपना एमसी बोलता है मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ। ग्रैंडपा उससे बोलते हैं तुम जानते हो ऐसे बहुत से लोग हैं जो सच भी नहीं बता सकते है ना। और फिर वो कप में चाय डालते हुए बोलते हैं इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऐसा लगता है कि जब तुम बाहर थे तो कुछ अच्छा हुआ है, तुम्हारी वाइफ बदल गई है। अपना एमसी बोलता है हाँ मैं लकी था। फिर ग्रैंडपा उससे बोलते हैं क्या तुम अभी भी मार्शल आर्ट्स के थ्रू ग्रेटनेस पाने का इरादा रखते हो? फिर अपना एमसी वहाँ से खड़े होते हुए उनसे बोलता है हाँ मुझे यहाँ कुछ भी आकर्षक नहीं लगता। फिर दद्दू उससे बोलते हैं ये प्लेस तुम्हारा घर है। अपना एमसी उनसे बोलता है अभी ये इसलिए है क्योंकि घर का मतलब यह जरूरी नहीं होता है कि मुझे वहीं रहना है ना। दद्दू बोलते हैं हमेशा ऐसे लोग रहे हैं जो चले गए लेकिन तुम डिफरेंट हो। अपना एमसी बोलता है आई गेस ये मेरी करंट सिचुएशन के कारण है। और फिर वो खुद से ही कहता है अगर ये पास्ट होता तो क्या तुम सुप्रीम एल्डर का इस तरह से सामना कर पाते? और फिर वो उसके दादाजी से बोलता है सच कहूँ तो ऐसा लगता है जैसे आप मुझ में अपना इंटरेस्ट सिर्फ इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि मैं यूजफुल हूँ। दद्दू उससे बोलते हैं मैं इससे इनकार नहीं करूंगा लेकिन तुम्हें रोकने की मेरी इच्छा सच्ची है। फिर अपना एमसी उनसे बोलता है मैं आपके सेंटीमेंट को ग्रेटली एक्सेप्ट करता हूँ लेकिन मैं नहीं मानता कि मैं उतना असाधारण हूँ जितना आप सोचते हैं। उसकी बात सुनकर दद्दू उससे बोलते हैं अगर तुम झूठ बोलने जा रहे हो तो कम से कम अच्छा तो करो। तुमको क्या लगता है इस पर कौन बिलीव करेगा? अपना एमसी बोलता है मुझे लगता है काफी लोग। उसकी ये बात सुनकर दद्दू सोचते हैं क्या ये यही बच्चा है? इस पूरे समय अपने क्वार्टर में ही कैद रहना क्या उसका कोई छोटा प्लान था जिससे वो नेचुरली शोक फैमिली को छोड़ सके? उसके रिसेंट एक्शन को ध्यान में रखते हुए इस बात की हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसकी प्लानिंग सावधानी पूर्वक बनाई गई थी। फिर ग्रैंडपा उससे बोलते हैं मुझे ईमानदारी से आंसर दो, उस फैमिली को छोड़ने का तुम्हारा इरादा क्या है जिसने तुम्हारे लिए एक आसान रास्ता तैयार किया है? क्या तुमको लगता है कि तुम सिर्फ ड्रैगन की पूंछ बनकर सेटिस्फाई नहीं हो सकते? अपना एमसी बोलता है क्या एक ड्रैगन? दद्दू बोलते हैं हाँ हालांकि तुम्हें एक ड्रैगन कहना तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं कर सकता तो फिर तुम अपने आप को एक ड्रैगन के रूप में राइज क्यों नहीं करते? उनकी बात सुनकर अपना एमसी बोलता है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये दूसरे सिबलिंग्स की ड्यूटी है। दद्दू उससे बोलते हैं क्या तुम में भी शोक फैमिली का खून नहीं है? अपना एमसी बोलता है इसका सिर्फ आधा हिस्सा। क्या ये उन लोगों का काम नहीं होना चाहिए जिसने सच में वंश को आगे बढ़ाया है? उसकी बात सुनकर दद्दू उससे बोलते हैं ओ क्या तुम्हारा कभी वापिस आने का इरादा नहीं है? अपना एमसी बोलता है ना बिल्कुल भी नहीं। फिर दद्दू उससे बोलते हैं देन शायद जाने से पहले अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर लेना, लेकिन तब तक कम से कम कभी कभार अपने दादाजी के साथ बातचीत में शामिल हो जाओ। तुम मुझ पर इतना सिंपल सा फेवर तो कर ही सकते हो है ना? अपना एमसी बोलता है ऑल राइट। दद्दू बोलता है अच्छा तो ठीक है, तुम अब शायद यहाँ से जाना चाहते हो। अपना एमसी भी बोलता है तो मैं अब चलता हूँ और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ग्रैंडपा उनके बंदे से बोलते हैं शोक फैमिली की जिद उसे विरासत में मिली है ना? तो तुम क्या सोचते हो? वो बंदा बोलता है वो इस शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं। उनकी एनर्जी किसी बिगनर की एनर्जी के कंपेरेबल लग सकती है लेकिन हमें उसकी वैल्यू सिर्फ उसकी एनर्जी के बेस पर नहीं करना चाहिए। उसकी बात सुनकर दद्दू बोलते हैं ये रिग्रेटेबल है, अकेले उस लड़के के साथ शोक फैमिली सच में एक असली ड्रैगन बन सकता है। फिर हम देखते कि अपना एमसी और डार्की अपनी जगह पर आ जाते हैं। यून और उसका दोस्त उसके पास आते हैं और उससे बोलते हैं यंग मास्टर क्या आपकी जर्नी अच्छी रही? यून बोलता है ऐसा लगता है कि आपने सुप्रीम एल्डर के साथ में लंबी बातचीत करी। उसकी बात सुनकर अपना एमसी बोलता है ऐसा नहीं है, यहाँ आते समय मुझे यंग मिस श्योक मिरियोंग ने बुलाया था इसीलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। ये सुनकर वो दोनों बोलते हैं
क्या यंग मिस श्योक मिरियोंग, क्या कुछ हुआ था? अपना मित्र बोलता है नहीं कुछ भी नहीं। अनोइंग बात सामने आने से पहले डार्की ने उसका ध्यान अच्छे से अटेंड किया। ये कई महीनों में सरप्राइजिंगली यूजफुल है। फिर वो उबासी लेते हुए बोलता है पहले मुझे अपना पेट भर लेना चाहिए। यून खाना प्रिपेयर करने के लिए नैनी को बोल दो, जिसके लिए यून भी मान जाता है। तभी अपना एमजी सोचता है मैं अब बस शांति से रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ और थका देने वाला होने वाला है। और इसी के साथ हम देखते हैं बाहर दो लोगों के पैरों को। वो दोनों कहीं तो खड़े होते हैं और इनके पीछे के पोस्टर को देखकर तुम समझ ही गए होंगे कि ये कौन है। हाँ, ये दोनों वही यंग मिस और उसके अंकल है जो श्योक फैमिली के यहाँ पहुँच गए होते हैं। वो यंग मिस एक्साइटेड होते हुए बोलती है तो ये है श्योक फैमिली। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर तुम लोग इस पर अच्छे से सपोर्ट दिखाते हो तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तो मेरे पास और फालतू बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। सो या तुमने अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और कमेंट भी कर देना कि कैसा लगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आ रा, सायोनारा।